फिल्म थी 1973 में आई धुंध। इस फिल्म ने उस कलाकार को न केवल पहचान दिलाई बल्कि आगे चलकर उसने सिने इतिहास में खलनायकी के ऐसे बेजोड़ चैप्टर लिखे जिसे दोबारा लिख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। डैनी का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में क्रूर स्वभाव और भारी आवाज वाले एक ऐसे खलनायक का चेहरा कौंध जाता है जिसकी डिक्शनरी में माफी शब्द है ही नहीं, जिसकी कड़कती आवाज सुनकर जिगर वालों के भी हौसले ढेर हो जाते। वो खूंखार विलेन जो सिर्फ दुश्मन के टुकड़े करने में यकीन करता, वो जिसकी आंखें खौफ का दूसरा नाम बन गई। तूने ललकारा और हार गया, इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। 70 के दशक में नॉर्थ ईस्ट से आए डैनी ने जब फिल्मों में काम करने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए तो फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि उनके जानने वालों ने भी उनका मजाक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कारण था उनका मंगोलियन सा चेहरा जो हिंदी सिनेमा में कहीं से भी फिट नहीं बैठता था। लेकिन इन सब से आंखें मूंद कर उन्होंने केवल संघर्ष किया और एक दिन बन गए स्टार विलेन। बख्तावर, कांचा चीना, शेरा या कात्या, जिस नाम से भी पुकारेंगे डर पैदा होगा। लेकिन यहां तक पहुंचने में डैनी को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। एक फैक्ट ये भी है कि डैनी पर्दे के नहीं बल्कि देश के रियल हीरो बनना चाहते थे। आर्मी ज्वाइन करना उनका पहला सपना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डैनी का फिल्मी करियर बहुत ही दिलचस्प और उथल पुथल भरा रहा। क्या आप जानते हैं कि एक्टर बनने गए डैनी को एक फेमस डायरेक्टर ने गार्ड की नौकरी ऑफर की थी और इस बेइज्जती का उन्होंने कैसे बदला लिया था? आखिर कैसे शोले के गब्बर बनते बनते रह गए डैनी? करोड़ों दिलों में दहशत पैदा करने वाले डैनी का दिल किस खूबसूरत लड़की पर आया? क्यों लगाई थी डैनी ने सलमान खान को फटकार? तो चलिए शुरू करते हैं। डैनी का जन्म भारत के सिक्किम राज्य के गैंगटॉक में एक संपन्न बौद्ध परिवार में 25 फरवरी 1948 को हुआ था। उनका असली नाम शेरिंग फिन्सो डेंगजोंगपा है। दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे। बचपन से ही उनका सपना देश की सेवा करने का था, लेकिन इसके लिए उनकी मां ने मना कर दिया और कुछ आर्टिस्टिक करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में किस्मत आजमाने की सोची और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया। यहाँ जया भादुड़ी उनकी बैचमेट थी। शेरिंग फिन्सो डेंगजोंगपा, इस नाम को बोलने में काफी दिक्कत होती थी और काफी लंबा भी था, इसलिए जया ने इसे छोटा कर उन्हें एक क्यूट सा नाम दिया, डैनी, और वो इसी नाम से इंडस्ट्री में फेमस हो गए। FTII से कोर्स पूरा होने के बाद डैनी फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश लिए बम्बई पहुंचे, लेकिन यहाँ पहुंचते ही उन्हें ये एहसास हो चला था कि उनकी डगर बहुत कठिन है। उन्हें अपने चेहरे के चलते कई रिजेक्शन झेलने पड़े। फिल्म इंडस्ट्री में लोग उनकी शक्ल देखकर कहते थे कि इस चेहरे के साथ वॉचमैन और नौकर के भी रोल मिल जाएं तो गनीमत होगी। काम की तलाश में भटकते डैनी एक बार जुहू में घूम रहे थे, जहां बड़े बड़े स्टार्स के बंगले थे। तभी डैनी की नजर फिल्म निर्माता मोहन कुमार के बंगले पर पड़ी। बंगले के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहन कुमार से मुलाकात की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन कुमार के सामने अपने एक्टर बनने की इच्छा जताई, मोहन उन पर जोर जोर से हंसने लगे। मोहन कुमार ने उन्हें अपने बंगले के गार्ड की नौकरी ऑफर करते हुए कहा कि इससे ज्यादा तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिल सकता। उस दिन डैनी ने खुद से ये वादा किया कि एक दिन वो मोहन कुमार के बंगले के बगल में अपना बंगला जरूर बनाएंगे। उन्हें उनकी पहली हिंदी फिल्म जरूरत 1971 में मिली। इसके बाद वो गुलजार की फिल्म मेरे अपने में भी दिखाई दिए। फिल्म धुंध में निभाया गया उनका कांचा चीना का रोल काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद तो डैनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आखिरकार उन्होंने मोहन कुमार के बंगले के बगल वाली जमीन को खरीदा, उस पर खुद का बंगला बनवाया और अपने अपमान का बदला अपनी कामयाबी से ले लिया। अपने अलग स्टाइल और लुक के लिए पहचाने जाने वाले डैनी ने हिंदी के अलावा नेपाली, तेलुगु और तमिल भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने हर फिल्म में अपने किरदार के साथ खूब एक्सपेरिमेंट किए। अपने करियर में डैनी ने करीब 190 फिल्में की हैं, जिनमें मेरे अपने,
चोर मचाए शोर, काला सोना, कालीचरण, संग्राम, बुलंदी, प्यार झुकता नहीं, सनम बेवफा, अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, घातक, चाइना गेट, 16 दिसंबर, रोबोट और बेबी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने 1997 में हॉलीवुड फिल्म 7 Years in Tibet में ब्रैड पिट के साथ भी काम किया है। फिर वही रात नाम से एक फिल्म भी बनाई जो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद टीवी के लिए 1994 में धारावाहिक अजनबी का निर्देशन भी किया, जिसमें वो एक आर्मी ऑफिशियल की भूमिका में थे। ये सीरियल काफी हिट रहा। यूं तो डैनी की सभी फिल्मों में किरदार अलग अलग थे, पर कुछ ऐसे भी थे जिनका जिक्र करना यहाँ जरूरी है। सनम बेवफा में शेर खान को कौन भूल सकता है। प्राण जैसे मजे हुए और परिपक्व एक्टर को उन्होंने अपने शानदार अभिनय और जानदार संवाद अदायगी से कड़ी टक्कर दी थी। इसके लिए उन्हें 1992 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार भी मिला। इसके अगले ही बरस 1993 में एक बार फिर खुदा गवाह के खुदा बख्श को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। खुदा गवाह में तो उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वास्तव में कोई अफगानी बोल रहा है। 2003 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डैनी की फिल्मों की बात हो और कात्या का जिक्र न आए, ये कैसे हो सकता है। 1996 में आई राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में कात्या को देखकर लोगों को उससे नफरत हो गई थी। ये डैनी की पावरफुल परफॉर्मेंस का ही कमाल था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शोले में गब्बर के आइकॉनिक रोल के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद डैनी थे। उस वक्त डैनी अपने करियर में बुलंदियां छू रहे थे, लेकिन उन दिनों वो फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त थे, जो अफगानिस्तान में चल रही थी। डेट्स की प्रॉब्लम के चलते उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। फिर ये रोल अमजद खान ने निभाया, जो इतिहास बन गया। डैनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जितना चर्चा में रहे, उनकी पर्सनल लाइफ ने भी अक्सर सुर्खियां बटोरी। ये बात तब की है जब वो अपने करियर के पीक पर थे। उस दौर की सुपरस्टार परवीन बॉबी पर उनका दिल आ गया था। परवीन और डैनी एक दूसरे से प्यार करते थे। 70 के दशक में करीब 4 साल तक डैनी और परवीन लिव इन में रहे, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हालांकि इसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था और डैनी किसी और को डेट करने लगे थे। डैनी हमेशा अपने अंदाज में जीवन जीते आए हैं। पैसों के लिए उन्होंने कभी कोई भी ऊट-पटांग फिल्में नहीं की। अपनी शर्तों पर जीने वाले डैनी अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। पहाड़ों से उन्हें खासा लगाव था। जब भी मौका मिलता वो अपने गांव जरूर जाते। उन्हें रविवार के दिन शूटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है और गर्मियों में परिवार के साथ छुट्टियां मनाना उनका प्रिय शगल रहा है। कम काम और बेहतर परिणाम डैनी की सफलता की कुंजी है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब एक बार उन्होंने सनम बेवफा के सेट पर सलमान खान को काफी फटकार लगाई थी। सावन कुमार की फिल्म सनम बेवफा में सलमान और डैनी एक साथ काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के वक्त अक्सर सलमान खान काफी लेट आया करते थे। इस बात से पहले तो फिल्म निर्देशक सावन कुमार नाराज हुए। उसके बाद डैनी ने भी सलमान से कड़े लहजे में अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बीच डैनी और सलमान खान की बहस काफी बढ़ गई थी। ये उन दिनों की बात है जब सलमान खान बॉलीवुड में न्यू कमर थे और डैनी की फिल्म इंडस्ट्री में धाक थी। इस झगड़े के बाद तो दोनों ने पूरे 23 सालों तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। डैनी हर उस फिल्म में काम करने से इनकार कर देते थे जिस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान होते। खैर, वक्त के साथ दोनों के रिश्ते सुधरने लगे और फिल्म जय हो में एक बार फिर हमें ये दोनों एक साथ दिखाई दिए, लेकिन 23 सालों बाद। अब डैनी के उस पहलू की ओर रुख किया जाए जिसे कम ही लोग जानते हैं। डैनी ने 1990 में शादी की। उनकी पत्नी का नाम गावा है, जो सिक्किम की राजकुमारी हैं। गावा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। इस कपल के 2 बच्चे रिंजिंग डेंजोंगपा और पेमा डेंजोंगपा हैं। क्या आप सिंगर डैनी को जानते हैं? चौंक गए ना? डैनी ने एक्टिंग से पहले सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर गाने गाए हैं। फिल्म काला सोना, गुमराह और लहू के 2 रंग में हम उनके गाए गाने सुन सकते हैं। इसके अलावा उनके नेपाली भाषा में गाए गीत भी काफी पॉपुलर हुए। उनका सिंगिंग करियर चाहे जैसा रहा हो, पर उनका अभिनय बेशक कयामत है, जो भुलाने से भी नहीं भूलता।
इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।